नमस्कार मित्रों, मैं हूं सीए संदीप पालीवाल और आज हम बनाने जा रहे हैं वीडियो एमएसएमई से रिलेटेड सेक्शन 43BH जो इंसर्ट किया गया है उसको लेकर काफी लोग परेशान हैं। काफी लोग जानना चाहते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, इसके प्रोविजंस क्या है और क्या हमें करना चाहिए। बहुत ही सामान्य मानव के दृष्टिकोण से, एक सामान्य व्यापारी के दृष्टिकोण से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आप इसको जरूर देखें और समझने की कोशिश करें कि 43BH क्या है और हमें क्या करना है। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में गए बिना मैं एक सामान्य भाषा में हमें क्या करना है उसे समझाने की कोशिश इस वीडियो के माध्यम से कर रहा हूं। तो पहली चीज, सेक्शन 43BH क्या है। यह प्रोविजन यह कहता है कि अगर हमने किसी भी सप्लायर से गुड्स परचेज किए हैं अथवा सर्विसेज परचेज की है तो उनको 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। और अगर हमारा उन सप्लायर अथवा सर्विस प्रोवाइडर के साथ रिटर्न एग्रीमेंट है, या रिटर्न एग्रीमेंट का मतलब एक सिंपल ईमेल भी हो सकता है, एक पेपर पे लिख करके भी आप एग्री कर सकते हैं कि वी हैव डिसाइडेड, हमने यह एग्री किया है कि हमारी पेमेंट टर्म्स 45 दिन रहेगी। अगर ऐसा है तो उनको 15 दिन, या अगर रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 डेज के अंदर पेमेंट करना जरूरी है। अब यह सभी के लिए अप्लाई नहीं है, यह उन सप्लायर्स या उन सर्विस प्रोवाइडर्स को पेमेंट करना है जो कि एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस जो रजिस्टर्ड है एमएसएमई के अंदर, उनको करना है। अब इसको लेके काफी कंफ्यूजन है। तो पहली चीज तो क्लियर है, जो मार्केट के अंदर बात है वो यह है कि जिन भी सप्लायर से अथवा सर्विस प्रोवाइडर से हमने गुड्स परचेज किए हैं अथवा सर्विसेज प्रोवाइड किए, उनको 15 दिन में पेमेंट करना है। और इन केस ऑफ अगर हमारा एग्रीमेंट राइटिंग में है तो 45 दिन में पेमेंट करना है। अब किसको करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस पे आते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके जितने सप्लायर है उसका लिस्ट बनाइए और पता कीजिए कि उसमें कौन एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। पहला पॉइंट, सभी सप्लायर्स जो अपने सेलर हैं, सप्लायर हैं, वेंडर हैं, उनको चेक कीजिए कि उनमें कौन एमएसएमई में रजिस्टर्ड है। क्लियर। नाउ पॉइंट नंबर 2, उनमें कौन ट्रेडर है, कौन मैन्युफैक्चरर है और कौन सर्विस प्रोवाइडर है, ये क्लैरिटी पता कीजिए। आप इनको डायरेक्ट आपके सप्लायर से पूछ के अथवा उनके उद्यम आधार नंबर से अथवा उनसे एमएसएमई सर्टिफिकेट मांगकर अथवा एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर कहीं से भी आप इनको 3 कैटेगरी बना लीजिए। मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है या सर्विस प्रोवाइडर है। अगर वो ट्रेडर है तो यह उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। पहली चीज क्लियर, जो ट्रेडर है उसके ऊपर यह प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2, यह प्रोविजन केवल माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के सप्लायर या वेंडर पर ही एप्लीकेबल है, अर्थात मीडियम के ऊपर यह एप्लीकेबल नहीं है। तो पहली चीज ट्रेडर पे एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी चीज, अब जो मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर हैं उनमें भी मीडियम कैटेगरी के जो एंटरप्राइजेस हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब मीडियम कैटेगरी के एंटरप्राइजेस कौन है, तो जिनके प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है अथवा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ रुपया है, वो मीडियम कैटेगरी में है। तो जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है अथवा जिन मैन्युफैक्चरर के प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है तो वो मीडियम कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। तीसरी चीज, अगर मैं अपना रिटर्न या आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न 44AD में फाइल करने जा रहे हैं, 44AD का मतलब प्रिज्यूम्टिव बेसिस पर फाइल करने जा रहे हैं, 6% या 8% के प्रिज्यूम्टिव बेसिस के ऊपर अगर आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं होगी और 43B आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर। मैं वापस रिपीट करता हूं, नंबर फर्स्ट, ट्रेडर्स पर ये एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 2,
मीडियम कैटेगरी के मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर पर ये एप्लीकेबल नहीं है। और मीडियम कैटेगरी का मैन्युफैक्चरर कौन है? जिसका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है अथवा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है। तो ये किस पर एप्लीकेबल है? ये मैन्युफैक्चरर और सर्विस प्रोवाइडर जिनका प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से कम अथवा जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, उन सप्लायर्स और वेंडर्स या सेलर्स के ऊपर एप्लीकेबल है। तो उनको हमको 15 दिन अथवा 45 दिन, 15 दिन अगर एग्रीमेंट नहीं है तो, और अगर हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है तो 45 दिन में पेमेंट करना है। अब हम आगे जो भी बात करेंगे उसमें हम 45 दिन ही टर्म यूज करने वाले हैं, क्योंकि मैं मानकर चलता हूं कि आपका और आपके सप्लायर के बीच में 45 दिन का एग्रीमेंट हो चुका है या आपने कर लिया है। तो ये मान करके हम सभी जगह 45 दिन का ही पेमेंट टर्म्स यूज करेंगे। ठीक है, अभी आपने लिस्ट बना लिया, ट्रेडर्स को अलग कर दिया, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर्स में से मीडियम कैटेगरी को अलग कर दिया। अब इसके बाद जो सप्लायर्स का लिस्ट है उसको लीजिए, आज की तारीख में उनका कितना आउटस्टैंडिंग है। 45 दिन अर्थात 31 मार्च को अपना फाइनेंशियल ईयर समाप्त हो जाएगा, उसका 45 डेज पड़ता है तकरीबन 15 फरवरी को। तो 15 फरवरी 2024 से पहले जितना भी परचेजेस अथवा आपने सर्विसेज आपके सप्लायर से लिया है और वो अगर एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड है, ट्रेडर नहीं है और मीडियम कैटेगरी का नहीं है, तो उसको पेमेंट आपको 31 मार्च 2024 से पहले कर ही देना है। क्लियर? नाउ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, और ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो बहुत लोगों को पता नहीं है। वो सोच रहे हैं कि 31 मार्च से पहले पेमेंट कर दो, बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं है। 15 फरवरी के बाद, जैसे कि आप 20 फरवरी को आपने परचेज किया है, गुड्स या सर्विस ली है, तो 20 फरवरी 2024 का परचेज आप ये साल में बुक करने वाले हैं। इसका पेमेंट 45 दिन का ड्यू होगा। कब? लगभग 5 अप्रैल के आसपास। तो 5 अप्रैल से पहले 20 फरवरी वाली परचेज या जो आपने सर्विस ली है उसका पेमेंट 5 अप्रैल से पहले कर देना है। सपोज आपने 1 मार्च को परचेज किया है या आपने सर्विस ली है, तो 1 मार्च का 45 दिन कब होगा? लगभग 15 अप्रैल के आसपास। तो 15 अप्रैल से पहले उसका पेमेंट कर देना है, 1 मार्च वाले का भी। सिमिलरली मैं लास्ट एग्जांपल देता हूं, 31 मार्च के दिन आपने अगर कोई परचेज किया है या किसी से सर्विस ली है, तो उसका 45 दिन कब होगा? 15 मई को। तो 15 मई से पहले, 15 मई 2024 से पहले 31 मार्च को ली गई। अर्थात अब आपको क्या करना है कि 15 फरवरी के बाद जो भी आपकी सप्लाई मतलब जो सप्लाई आपने ली है, जो भी आपने परचेज किया है, जो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ली है, उन बिल का आप एक्सेल शीट बना लीजिए कि 15 फरवरी का ड्यू है 31 मार्च, तो 16 फरवरी को जो भी लिया है वो ड्यू है 1 अप्रैल को, 17 फरवरी को है 2 अप्रैल को, 18 फरवरी का जो परचेज किया है वो 3 अप्रैल को, 19 फरवरी को जो भी परचेज हुआ है वो 4 अप्रैल को, 20 फरवरी को जो परचेज हुआ है वो 5 अप्रैल को। इस तरह से 45 दिन का जो भी आपका परचेज है उसका एक्सेल शीट बना लीजिए और उस ड्यू डेट 45 दिन से पहले आप पेमेंट कर दीजिए, तो ये आपका सेक्शन 43BH कंप्लाई हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होता है? अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उस केस के अंदर आपका परचेज डिसअलाउ हो जाएगा। उसको सामान्य भाषा में समझे तो आपका परचेज, अगर आपने 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं किया है, 15 फरवरी के बाद का परचेज जो भी ड्यू हो रहा है वो 45 दिन के अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, एवं 15 फरवरी के पहले का सारा परचेज या जो सप्लाई आपने लिया है उसको 31 मार्च से पहले पेमेंट करना है। अगर आपने ये नहीं किया है तो वो परचेज सामान्य भाषा में समझे तो वो आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा, और इनकम में ऐड हो जाएगा तो आपको उसके ऊपर जिस भी स्लैब में आप आते हैं उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स भरना होगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा और इसके हिसाब से आप कंप्लायंस कर लें। अभी समय है, 15 फरवरी से पहले जो भी परचेज किया गया है मीडियम सप्लायर या मीडियम को कैटेगरी के एंटरप्राइज को छोड़कर और ट्रेडर को छोड़कर उनका आप 31 मार्च पहले पेमेंट कर दें, एवं 15 फरवरी के बाद की जो भी परचेजिंग आपने की है
उसका जिस तरह मैंने बोला है 45 दिन का टर्म्स मानते हुए एक्सेल शीट बना करके वो ड्यू हो रहा है उससे पहले पेमेंट कर दें। मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। आशा है ये आपको बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।